नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज एक खास स्पेशल एपिसोड सवाल पब्लिक का में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कदमों से कई बार विपक्षी हैरान रह जाते हैं। कई बार यहां तक कहा जाता है कि विपक्ष की सोच जहां खत्म होती है, नरेंद्र मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। एक और INDIA अलायंस यानी I.N.D.I.A अलायंस नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मुंबई में जुट गया है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने आज अपने एक कदम से विपक्ष को गैसवर्क के लिए मजबूर कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के दौरान जिसमें 5 बैठकें होंगी किया जाएगा। संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, ये सबकी चर्चा का विषय है। क्या ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बुलाया गया है? क्या संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल आ सकता है? क्या संसद के विशेष सत्र में UCC लाने या 1991 के पूजा स्थल कानून को रद्द करने का बिल आ सकता है? और क्या तब तक खत्म हो चुके G20 आयोजन पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है? इस बीच जब ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो टॉप सोर्स के द्वारा हमें पता चला है एक बहुत बड़ी बात। बहुत सनसनीखेज खुलासा मैं आपके सामने करना चाह रही हूं। आपको बताना चाहती हूं कि वो टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली खबर में बिल लाने के लिए सरकार को कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हैं। ये 5 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। ये वो 5 राज्य में 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। उसके बाद फरवरी 2024 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर ये 8 राज्य हो चुके। हरियाणा, महाराष्ट्र में भी 2024 में ही चुनाव होना है और इसके साथ जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दीजिए। यहाँ बीजेपी अलायंस की ही सरकारें हैं। अब ये नंबर 11 से 12 हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही है। कुल मिलाकर 12 स्टेट हो गए। ऐसे में सरकार इन जगहों पर एक साथ चुनाव की बात कर सकती है। ऐसा होता है तो सरकार विपक्ष के ऊपर एक बड़ा दबाव बना सकती है कि एक साथ चुनाव करा लिए जाएं। ये मैं सूत्रों के हवाले से बता रही हूं। मैं ये साफ कर दूं कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इस पूरी थियोरी में बहुत दम है। हाँ, ये जरूर है कि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा चाहे जो भी हो, लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग के दौरान ये खबर विपक्ष में खलबली जरूर मचा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस की मीटिंग में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये निकल सकता है कि 2019 में जहां पर जो पार्टी जीती या रनर अप रही, उसे वहां की सीट दे दी जाए। उसी बीच ये विशेष सत्र की बात आ गई। सवाल पब्लिक का है कि क्या विपक्ष का इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को चौंकाने वाली सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मोहर लगा देगा, या फिर नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की सारी तैयारियों को बीच में ही उन्हें संसद सत्र से चौंकाने का प्लान बनाया है। संसद का विशेष सत्र क्या नरेंद्र मोदी फिर चौंकाएंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है, इसका एजेंडा आधिकारिक तौर पर जब सामने आएगा तब सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि मॉनसून सत्र के कुछ ही दिनों बाद बुलाया गया ये विशेष सत्र राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत का उद्घाटन भी किया था।
इसलिए इस बात की भी संभावना है कि विशेष सत्र में संसद की पुरानी इमारत से नई इमारत में कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। संभव है कि विशेष सत्र की शुरुआत के पहले 2-3 दिन पुरानी इमारत में आजादी से लेकर अब तक पास हुए अहम बिलों, चर्चाओं और घटनाओं पर प्रेजेंटेशन भी दिए जाएं। इसके बाद संसद की नई इमारत में कामकाज शिफ्ट किया जाए, फिर G20 आयोजन को लेकर कोई प्रस्ताव पास किया जाए और 1-2 अहम बिल भी लाए जाए। लेकिन जैसी अटकलें हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा कोई दाव चला जा सकता है, तो ये विपक्ष को बेहद परेशान कर सकता है। माफ कीजिए। या फिर सरकार इस विशेष सत्र को इस लोकसभा का अंतिम सत्र बनाकर जल्दी चुनाव करा दे तो क्या होगा? सुनिए विशेष सत्र के सवाल पर इंडिया अलायंस के इन नेताओं के बयान। खड़गे साहब, स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, आर यू रेडी सर? आर यू रेडी फॉर इट? चर्चा चलाई जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद। सूत्रों के हवाले से खबर आई है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो बगैर हम राय मशवरा कर बगैर सारे स्टेक होल्डर्स से पूछकर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर, बगैर उनसे ये पूछकर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछकर के इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। ये स्पेशल सेशन दिखाता है कि एक बौखलाई हुई, तिल मिलाई हुई और अपने लास्ट, कहते हैं ना वो जो लास्ट ब्रेथ होता है एक डाइंग पेशेंट का। संसद के विशेष सत्र के असली एजेंडे से अब तक अनजान विपक्ष क्या रणनीति अपनाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन संसद के विशेष सत्र में इंडिया अलायंस अडानी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि मोडानी स्कैम के खुलासे की खबर चर्चा में है। इंडिया के दल मुंबई में बैठक करेंगे, कैसे काउंटर करें। 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुला लो, जबकि मॉनसून सत्र 3 हफ्ते पहले ही खत्म हुआ। कुछ भी हो, संसद के अंदर और बाहर जेपीसी की मांग गूंजेगी। यहां अडानी को लेकर जिस खुलासे की बात हुई उसे आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। एक विदेशी अखबार की खबर के आधार पर दावा हुआ कि अडानी ग्रुप ने अपने ही शेयर गुपचुप तरीके से खरीदे और फिर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर दिया। इस मामले में एक चीनी व्यक्ति के साथ अडानी के संबंधों का आरोप भी लगा, लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले की जांच की मांग के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को भी फिर से घेरा। साथ ही पूरे मामले को G20 आयोजन में देश की साख से भी जोड़ दिया है। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। ये हिंदुस्तान के रेपुटेशन का मामला है, ठीक है। हमारे सामने G20 है, यहाँ पे दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री पे डायरेक्टली सवाल उठाया गया है। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन। प्राइम मिनिस्टर शुड से यस, आई अनाउंस अ JPC, I announce an investigation into Mr. Adani. I announce an investigation into this. क्या नाम है उसका चाइनीज वाले का? Chang Chung Ling. I announce an investigation into this Chang Chung Ling man and also into this Nasser Ali Shaban Ali man. तो आज पब्लिक अडानी का मसला इंडिया अलायंस को चुनाव में कितना फायदा देगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी चुनौती 28 पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई बैठक में ये राय बन सकती है कि 2019 में इंडिया अलायंस की जिस पार्टी ने जहां सीटें जीती हैं वहां
फिर से रनर अप रही हैं, वहीं की सीट उस पार्टी को दी जाएगी। अब इस फॉर्मूले के आधार पर देखा जाए तो 2019 में कांग्रेस 52 सीटों पर जीती थी, 209 सीटों पर नंबर 2 थी, यानी उसे 261 सीटें मिल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस 22 पर जीती थी, 19 सीटों पर रनर अप रही है, यानी उसे 41 सीटें मिल सकती हैं। तो फिर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी बंगाल में क्या करेंगी पता नहीं। जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी, रनर अप 1 सीट पर थी, यानी उसे 17 सीटें मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी और रनर अप 3 सीटों पर थी, यानी उसे 4 सीटें मिल सकती है पंजाब और दिल्ली मिलाकर। सवाल है कि यह फॉर्मूला कितने दलों को स्वीकार हो सकता है। क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर मान जाएगी और क्या कांग्रेस 261 सीटों पर समझौता कर लेगी? वैसे विपक्षी एकता की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कहा था, वो भी आपको सुनवाते। I think whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, संसद का विशेष सत्र क्या 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव साबित होगा? संसद के विशेष सत्र में क्या सचमुच 1 नेशन 1 इलेक्शन का फैसला होने वाला है? अगर संसद के विशेष सत्र के बाद जल्द लोकसभा चुनाव कराए गए तो यह सरकार का आत्मविश्वास होगा या फिर कमजोरी? इंडिया अलायंस और 2019 के नतीजों के आधार पर सीट शेयरिंग करेगा तो क्या कांग्रेस सिर्फ 261 सीटों पर लड़ेगी या उससे भी कम? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, विवेक बंसल कांग्रेस के लीडर हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद तौसीफुर रहमान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल शहजाद पूनावाला जी, क्या आप इंडिया अलायंस से घबरा गए इसलिए विशेष सत्र बुलाया है? और क्या विशेष सत्र में 1 नेशन 1 पोल यानी एक देश और एक चुनाव का दावा हो सकता है? और इसमें जैसे हमने बताया, अगर 12 राज्यों में चुनाव एक साथ हो जाए तो फिर क्या विपक्ष पर प्रेशर पड़ेगा? और ना सिर्फ विपक्ष पर प्रेशर पड़ेगा, क्या यह आपकी चाल है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां इन राज्यों में चुनाव लड़ने वाली हैं वो भागकर अपने अपने घर को जाएंगी अपनी स्टेट बचाने के लिए और इतने में आप लोकसभा चुनाव को जीतकर चले जाएंगे? क्या ये आपकी थियरी है? देखिए, पहली बार सुन रहा हूं कि जो डरे हुए लोग हैं वो एग्जामिनेशन को एडवांस कर देते हैं। डरे हुए लोग तो एग्जामिनेशन में बैठते नहीं या उसको देर से रखते हैं। अगर यदि इनका आरोप है कि एग्जामिनेशन प्रीपोन हो रहा है तो ये डरे हुए कैसे? अच्छा, डर तो वो होता है कि आजीवन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गालियां देती रही, टीएमसी लेफ्ट के 34 वर्ष को गालियां देती रही, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ केरल में गालियां देकर लड़ती रही, शरद पवार जी को बाला साहेब ठाकरे जी गालियां देते रहे, पीडीपी को एनसीपी गालियां देती रही और जो एक दूसरे को गालियां दे देकर पोषित हुई वो एक दूसरे के गले मिल रही है और डरे हुए हम हैं। ये तो गजब ही तर्क है। मैं आपको बताता हूं नाविका जी, दरअसल ये गठबंधन में घमासान, पीएम पद के सब आशावान और मजबूरी में एक तो हो गए। ये मजबूरी किसने बोला? अधीर रंजन चौधरी ने। मजबूरी में एक हो गए परंतु एक दूसरे से परेशान। आज तो परेशानी का एक सबब देखा आपने, केरला में पिनरई विजयन बोलते कांग्रेस सेकुलर ही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या कलेश रोज का चल रहा है हमें पता ही है। पीएम पद के लिए कैसे लालायित है, किस प्रकार से राहुल जी का चेहरा आगे, बाकी लोगों का चेहरा पीछे, कहीं केजरीवाल का चेहरा नहीं, ये भी हमने देखा है। छोड़ दीजिए इसको, किस प्रकार से शिव से उद्धव सेना शरद पवार जी पर सवाल उठा रही थी।
सामना में, वो भी हमने देखा है। पर मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, छोड़ दीजिए, हम कहते हैं हम मिशन और विजन वाले, इसलिए प्रधानमंत्री ने 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाने का प्लान बनाया। हमने सामाजिक न्याय का एक प्लान बनाया, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक प्लान बनाया, 370 को हटाने का। आप लोग मिशन विशन नहीं, आप केवल एम्बिशन और कॉन्ट्रडिक्शन वाले। इसलिए मैं आज इनके पीएम चेहरे में कोई दिलचस्पी नहीं जताता। ये 1 डे 7 PM भी रख सकते हैं, 1 इलेक्शन 7 PM भी कर सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं इनकी नीतियां क्या है, लोगो है, लोगों के लिए क्या है। 370 पर पूछ लीजिए दुबे जी से क्या स्टैंड है, पूछ लीजिए कांग्रेस से क्या स्टैंड है, पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी से क्या स्टैंड है। और आखिरी बात हिंदुत्व नहीं, पर अब तो मुद्दों की बात ही नहीं है। अब ये सब का सवाल कहां से आएगा? विवेक बंसल जी, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज आप इस मास्टर स्ट्रोक जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एक देश और एक चुनाव हो जाता है और 12 राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हो जाए, इसमें कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है, इसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, इसमें महाराष्ट्र भी है, अगले साल जो होने वाला है, तमाम स्टेट्स हैं। अब ये जो इंडिया अलायंस की बैठक में सारे घटक दल बैठे हुए हैं, ये तो दौड़कर इनको जाना पड़ेगा अपने अपने राज्य के चुनाव पर। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक इंडिया अलायंस की जड़ें नहीं हिला देगा? देखिए, ये सब अभी बहुत ही भविष्य के गर्भ में, और अभी एकदम से स्पेकुलेशन की ये होने जा रहा है, क्या है ये सब चीज है। और जो आप कह रहे हैं कि सब उसमें जो अपने अपने एकदम से इट वुड टेक इंडिया अलायंस का जो घटक है उनको बिल्कुल मौचकता कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में जैसे जैसे परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका सामना किया जाता है। और आज ये आप बड़े स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि हमारे शहजाद पूनेवाला साहब कह रहे थे कि हम लोग घबराए हुए हैं। घबराहट का तो पता जब वो बताएगा कि चुनाव में इस समय कौन घबराया हुआ है इस अलायंस को लेकर। दिन रात आप लोग इस अलायंस को कोस रहे हैं, दिन रात आप लोग घटक दल के जो नेता हैं उनको लेके आप बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को गाली देता है। भाई ठीक है, राजनीति में पॉलिटिक्स मेक्स स्टेज बैड पेलून, ये तो शहजाद पूनेवाला जी, आपको ये तो एक कटु सत्य है। तो आपने कितने लोगों से महबूबा मुफ्ती जी को गाली देते हैं, उनके साथ आपने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में राजभर और तमाम उनके साथ बनाई आपने, और जो आपको गाली देते थे, जो आपकी राजनीति से बिल्कुल भिन्न थे, आपकी सोच से बिल्कुल भिन्न थे। एनडीए अलायंस का ही आप देख लीजिए, उससे पहले किस किस तरीके से नीतीश जी के साथ आपने बनाया। तो ये सब चीजें आप कहें कि उसमें विरोधाभास है, कोई विरोधाभास नहीं है। सामने आज एक स्थिति बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं संविधान को खतरा है। सामने ये आ रहा है कि जो सरकारी संस्थान है उनको विपक्ष को समाप्त करने को, विपक्ष को दबाने को, उनकी आवाज दबाने के लिए काम किया जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। जो जितने भी लोगों की लोकतंत्र में आस्था है, अटूट विश्वास है, वो लोग आज एकजुट हुए हैं। तो घबराहट तो आप लोगों के उसमें है, आप लोगों के एक एक कदम में आप लोगों के आज देखने को मिलती है जो जिस तरीके से तत्व उजागर हो रहे हैं। आप देखिए मुंबई में धारावाहिक उसको जो स्लम को लेके जो तथ्य सामने आए हैं, अडानी जी को जिस तरीके से हार्वी धारावाहिक नहीं है, वो धारावी है, उनके सामने शरणागत हुए हैं। ये सरकार पूरी तरीके से एक तरफा उनको अपना जिसे कहते हैं आशीर्वाद दे रही है, या क्रोनी कैपिटलिज्म कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। चलिए, आपने ये वाला फॉर्मूला 2019 में चौकीदार चोर वाला चलाया था, सूट बूट की सरकार का आपने एक पैंतरा खेला था। उस वक्त तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा। अब इस बार यही पैंतरा चलेगा कि नहीं, ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और बहुत ही सरल सा सवाल है। 12 राज्यों में अगर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो जाए और बाकी राज्यों में 2 या 2.5 साल बाद, और ऐसा अमेरिका में होता है, और एक साथ चुनाव करवाने के कई एडवांटेजेस हैं गवर्नेंस में, और जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ब्लैक मनी जो होती है चुनाव के दौरान, ये मैन पावर मैनेजमेंट, और देश का जो तमाम स्कूलों में छुट्टी करो, फला छुट्टी दो, ये वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एडवांटेजेस तो हैं इस बात के, और प्रधानमंत्री आज से नहीं 2014 से इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये सच हो गया,
12 राज्यों में चुनाव हो जाए 2024 में, बाकी के 2026 या 27 में, तो डॉक्टर अजीज खान मुझे ये बता दीजिए कि इंडिया के घटक दल कहां जाएंगे? लोकसभा चुनाव की तैयारी में या राज्यों की चुनाव की तैयारी? देखिए नाविका जी, आपने डिबेट के ओपनिंग में कहा था कि दांव चल सकते हैं। ये कितना भी दांव चल ले, कोई भी दांव चल ले, अभी विशेष सत्र बुला लिया। मैं देख रहा हूं कि पिछले महीने जब हम लोगों का बैठक था 17 तारीख को, तो 18 को इन्होंने एनडीए का बैठक बुला लिया। कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, कभी अपने घटक दलों को पूछा तक नहीं। लेकिन घबराहट इस कदर है कि उधर मुंबई में बैठक हो रही है, इन्होंने विशेष सत्र बुला लिया। तो कहीं ना कहीं चेहरे पे सिकन है, यह एडमिट करना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। दूसरी बात, ये भी सिकन है चेहरे पे कि देखिए, पहली बैठक में पटना में हम 15 थे, दूसरी बैठक में आपने देखा कि 26 हो गए और आज 28। जिस तरह पार्टियां लगातार आ रही हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। इनको डर है कि इनके पास जो 38 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें कई तो सांसद का चुनाव ही नहीं लड़े और कई चुनाव लड़े नहीं और कई का कोई जनाधार ही नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य है, कहीं वो भाग करके दूसरी जगह न चले जाएं, इनको डर है। तो सवाल इस बात का है कि ये कितना भी दांव चल ले, ये चाहे वन नेशन वन इलेक्शन करा दें। अभी हम आपके चैनल पे देख रहे थे यूसीसी का कहीं ना कहीं बिल लाने वाले, तमाम तरीके की चीजें हैं। एक बात आप जान लीजिए, 14 में आए थे, 24 में जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जो कुछ जनता से वायदा किया था, बहुत बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे, जनता को ख्वाब दिखाया था, अब वो वक्त खत्म हो गया। अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक बात आप जान लीजिए नाविका जी। दूसरी बात, अभी देखिए इन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, अभी देखिए 2-3 राज्यों में चुनाव हुआ, किस कदर ये मुंह का खाए है, अंदाजा है। आने वाले वक्त में किस तरह घबराहट है, जो और 12 राज्यों में चुनाव है, ये कहीं ना कहीं घबराहट दिखाता है। मैं सिर्फ आश्वस्त करना चाहूंगा कि कितना भी पैतरा चल ले, दांव चल ले, वो सारे दांव अब उल्टे पड़ेंगे। इसलिए क्योंकि जनता जागरूक हो गई है, मुझे ये पता बेनकाब नहीं, हो गए हैं, मुझे पता नहीं आपके पास भविष्यवाणी की कोई तरकीब है या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसको आप घबराहट कहेंगे या मास्टर स्ट्रोक? मेरा इतना सा ही सवाल है। देखिए नविका, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के काम करने का एक तरीका है जिसको हम सब मोटा मोटा जान चुके हैं, और वो हमसे ज्यादा विपक्षी पार्टियां जानती हैं। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी अगर इनके किसी कदम से घबरा कर निर्णय लेते तो आज तक, मतलब जब मैं आज तक कह रहा हूं तो मैं 2001 से कह रहा हूं, 2014 से नहीं कह रहा हूं, आज तक न तो यूपीए की सरकार केंद्र में थी तब, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए तब तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि कई बार बल्कि हम लोगों को पत्रकार के तौर पर ये कहना पड़ा कि विपक्ष इतना दबाव डाल रहा है, फिर भी नरेंद्र मोदी उस निर्णय को नहीं लेते, उसको टाल देते हैं। तो अगर ये विपक्ष कह रहा है तो शायद कोई ही इस बात को मानेगा। अब इसके आगे की एक बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को कराने के लिए वो जल्दी करते तो ये कहा जाता कि अच्छा चलो ठीक है, विपक्षी गठजोड़ बन रहा है, उसकी तैयारी नहीं करने देने चाह रहे हैं, ये सब लोग तैयार होके आए लड़े। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जिस बात को लंबे समय से कह रहे हैं कि इस देश में बार बार चुनाव होने की वजह से ये मुश्किल आती है, बार बार चुनाव होने की वजह से लोगों को एक तरह से कहें कि संसाधन देश का खर्च होता है, लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, योजनाओं को लागू करना मुश्किल होता है। अगर उस दिशा में देश बढ़ रहा है तो ये तो योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया एक फैसला है जिसके लिए सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी तैयारी कर रखी है। मैं पूछना चाहती हूं आज आनंद दुबे जी आपसे, आज तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की बैठक में ये जो एक नया विस्फोट हुआ है, इससे क्या अलायंस की बैठक का थोड़ा सा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, थोड़ी सी हवा निकल गई है? क्योंकि अगर ऐसा होता है जिसके लॉजिकल रीजंस बहुत लग रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूं
ये टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस साल होने वाले चुनाव और अगले साल होने वाले चुनावों के राज्यों को आप जोड़ लीजिए तो 12 राज्य ऐसे हैं, और 12 राज्यों में अगर ऐसा हो गया तो बाकी के राज्यों में करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। आनंद दुबे जी, मैं आज फिर आपसे पूछ रही हूं, क्या इंडिया अलायंस जहां सीट शेयरिंग के पछड़े में पड़ने जा रही थी, जहां जो आप जीते हैं, जिस पे आप रनर अप हैं, वैसे सीट डिवीजन होगा, अगर इस फॉर्मूला से आप चलेंगे तो आपकी तो वहां सिरदर्दी बहुत होगी, नेगोशिएशन, खींचा तानी। अब मोदी जी ने क्या सबको बचा दिया है कि अब जाइए अपने अपने राज्यों में लड़िए, अभी इतना सीट शेयरिंग फॉर्मूला के लिए माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। नविका जी नमस्ते। आप सबके माध्यम से जो खबरें छन छन के आ रही हैं उस पर एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकर मति पहले हर लीदी। अब जो भी होगा देखा जाएगा, जनता जिसे हराना चाहेगी बहुत आसानी से हरा देगी। अब देखिए कि आप बारी बारी हारे और चाहे इकट्ठे हार लें, ये अब आपका अधिकार है, आपका दुर्भाग्य, इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग ने भी पहले इसकी मांग की थी। लेकिन जब आपको पता है कि मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र आता है और एक लंबे समय के लिए उस पर बहस होती है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि 5 दिन का एक विशेष सत्र लाकर आपको ये सब करना पड़ रहा है? किस बात का भय है? क्या आप चर्चा से बचना चाहते हैं? जिस प्रकार आप जेपीसी से भागे, जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मुद्दों से भागे, बहुत सारे मुद्दों से भागे, तो इतने बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को, जो साथ ही साथ गंभीर सब्जेक्ट है, उस पर आप विपक्ष की राय नहीं लेंगे? आदरणीय मोदी साहब भरे सदन में कहते हैं भाई वन नेशन वन इलेक्शन पर तो चर्चा होनी चाहिए। हो सकता है हमारे आपके विचारधारा मतभेद हो, लेकिन आइए बैठ के बात करें। तो मोदी साहब आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझाइए कि चर्चा जरूरी है। बिना चर्चा हुए इतने बड़े सब्जेक्ट को ये 2-4 दिन के सदन की कार्यवाही में आप पास नहीं करा लेंगे। हो सकता है कि आपके पास अपर हाउस में संख्या नहीं है, लेकिन लोअर में तो है, आप ये अच्छे से जानते हो। तो आप अगर ऐसे ही बिल लाओगे तो लोकतंत्र नाम का कोई चीज बचेगा? तो लोकतंत्र तो नंबर से चलता है ना आनंद दुबे जी। शहजाद पूनावाला जी, लोकतंत्र पे कैसे सवालिया निशान है? और दिल्ली का जो बिल था वो तो इंडिया अलायंस के बनने के बाद आया था, तभी ये बचा नहीं पाए उस बिल को, तो ये बिल गिर जाएगा राज्यसभा में, ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले तो आनंद जी के मुख से चौपाई सुनी तो मैं धन्य हो गया। अभी तो तिलक लगाने के लिए तैयार नहीं इनके एलाई पार्टनर। आपको पता है इनके एलाई पार्टनर ने हिंदू धर्म को धोखा बोला है, ये इनके समाजवादी पार्टी के मौर्य साहब ने बोला है, परंतु इन्होंने चौपाई बोल दी तो एक स्पष्ट संदेश उन्होंने कांग्रेस, जो राम जी के अस्तित्व को नकारती है, समाजवादी पार्टी जिनके लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, और जो तौसीफ भाई बैठे हैं उनकी पार्टी तो तिलक को ही त्याग देती है, बोलते तिलक नहीं लगाना है, तो उनको संदेश दिया है आनंद जी ने, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दूसरी बात पूरी करता हूं, ये प्योरली ऑन स्पेकुलेशन है। अब अध्यक्ष जी जो बीएसी बुलाएंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें एजेंडा स्पेशल सेशन का बता देंगे, क्योंकि ये विशेष अधिकार होता है सांसदों का, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन पर आनंद जी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की 79th रिपोर्ट है, उसमें आपके मेरे सबके सांसद गए, वहां पर चर्चा हो चुकी है। लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट है, और इसके अलावा नीति आयोग की भी रिपोर्ट है। और मान्यवर आपको एक बात बताऊं, अभी आजकल आप लोग नेहरू जी इसरो का क्रेडिट नेहरू जी को देते हो ना, वो नेहरू जी के जमाने में वन नेशन वन इलेक्शन था। अरे सुन लीजिए ना पूरी बात, आनंद जी आप सुनते नहीं है, आपकी समस्या ये है। नेहरू जी के जमाने में राइट अप टू 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था, ये आंबेडकर जी की परिकल्पना थी, ये संविधान निर्माताओं की थी। हाँ, फिर एक कालखंड आया जिसमें इंदिरा जी सरकारें गिराती थी, बिगाड़ती थी, हटाती थी, उसके चलते वो पूरा शेड्यूल बिगड़ा। अब मुझे बता दीजिए कि इसमें और क्या व्यापक चर्चा चाहिए, आप प्रिंसिपली बताइए ना। पर मैं आपको बताऊं, ये वन नेशन वन पीएम नहीं दे सकते, ये वन नेशन 10 PM बताते हैं, ये वन नेशन 5 आइडियोलॉजी बताते हैं। 370 पर एक स्टैंड बता दो अपना, अच्छा हिंदुत्व पर एक स्टैंड बता दो अपना, अच्छा एक स्टैंड बता दीजिए, सावरकर जी पर एक स्टैंड बता दो अपना। ये जो वन नेशन वन आइडियोलॉजी नहीं ले सकते, वन नेशन वन मिशन नहीं ले सकते, ये केवल वन नेशन वन फैमिली ले सकते हैं। चुनाव आयोग को विश्वास में भी ले लिया, अब चुनाव भी होने जा रहे हैं,
तो क्या जरूरत क्या है इस अरे संसद मान्यवर। भवन की, इस लोकतंत्र की? बंद कर दीजिए। अच्छा। ये कहिए अब देश में गजब चुनाव है। ही नहीं होंगे। अच्छा सुनिए, अब नहीं होंगे एक चुनाव। लाइन इस पे बन अब अजर और अमर हो गए हम एक लोग। लाइन, अब केवल एक पूरा लाइन। जीवन मोदी साहब प्रधानमंत्री रहेंगे, शहजाद भाई राज्यसभा में जाएंगे, एक लाइन। हम लोग ताली बजाएंगे। बोल दीजिए तो। हाँ, आप एक लाइन। ताली बजाएंगे ना, आनंद जी, नाराज तो नहीं होंगे। आनंद जी, आप कम से कम नहीं, अरे आपने हम तो मुस्कुरा के ताली सद्भाव बजाएंगे। दिखाया। मैं इसके लिए मैं इसके लिए आपको एक बधाई वाक्य, देती केवल हूँ। एक आपने वाक्य। इतना सद्भाव दिखाया। एक वाक्य। मजाक में कह रही हूँ, केवल लेकिन एक वाक्य नहीं, असलियत में तो जब आप प्रियंका जी के बदले राज्यसभा जाएंगे तब मुझे और खुशी होगी, परंतु वो छोड़ देते, कोटा में से एक ही जा सकता है। वो कौन सा कोटा आप भी जानते हो। पर मैं ये कह रहा हूं आनंद जी, देखिए ऐसा सिंपल सी बात है, मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप प्रिंसिपली इसके साथ है या नहीं है। अब तो बच्चा पैदा हुआ नहीं है, उसका मुंडन क्यों करवाते हैं? आप प्रिंसिपली साथ है या नहीं है? आपकी गठबंधन का स्टैंड बता दीजिए ना। चुनाव होंगे तो आप इतने ताकतवर है, हम तो ऐसे ही घबराए हुए, हम तो हार जाएंगे चुनाव जल्दी होंगे तो। आपको तो स्वागत करना चाहिए। अच्छा एक लास्ट बात। नहीं, मैं रोक रही हूँ सबको, क्योंकि समय सबका हो गया और तौसीफुर रहमान बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतंत्र में बाकी लोग बोले और एक जो बड़ा दल का व्यक्ति बैठा हो उसे बोलने की चांस ना मिले, तो ये सही नहीं होगा। तो तौसीफुर रहमान साहब, मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है, और सवाल ये है कि जब सत्र बुलाओ, चर्चा के लिए सबको आमंत्रित करो, तो आप कहते हैं क्यों बुलाया सत्र, और जब सत्र नहीं बुलाओ, थोड़ी देर हो जाए तो बोलते हैं सत्र नहीं बुलाते। अब दोनों तरफ किसको प्रॉब्लम है? नविका जी, अब देखिए, ये जो अब सेशन चल रहा है ये बात की बात होगी। अभी तो मुझे यही लग रहा है बॉर्डर में कोई तनाव है, पता करो शहर में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक स्टैंड है वो बिल्कुल हिलता हुआ दिख रहा है। शहजाद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी और बहुत फ्रेश भी लग रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस उनके चेहरे में दिख रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब बोलना क्या। अटैक तो वो कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से अटैक कर रहे हैं, मगर देखिए मुझे इंडिया अलायंस से भी ज्यादा मुझे अगर फिक्र है तो डेमोक्रेसी की फिक्र है, मुझे अपनी जनता की फिक्र है, पूरे हिंदुस्तान की 150 करोड़ लोगों की फिक्र है। देखिए मुझे इस बात की फिक्र है नविका जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं क्योंकि आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एलपीजी, अभी ये कह रहे थे ना शहजाद भाई कि आपका मैनिफेस्ट क्या है, आप इतना लड़ाई तो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गैस का दाम 1100 नहीं, 900 नहीं, क्या 600 हो जाएगा? क्या तेल का दाम जो 60 रुपए अभी भी प्रति बैरल हो रहा है, क्या वो 80 रुपए में बिकेगा? क्योंकि 2014 में यही प्रॉमिस करके जनता दरबार लगी थी और जनता ने अपना आशीर्वाद भी दिया था। 2019 में भी एक कहीं ना कहीं जो बचा हुआ भरोसा था बीजेपी के लिए वो रह गया। तो क्या 2024 में नविका जी और शहजाद भाई आपके साथ बैठे हैं, मैं चाहता हूं मेरे तरफ मुखातिब हो, मेरे तरफ अटेंशन दे और मेरा जवाब दें कि क्या सर बिसाइड ऑल दिस स्टॉक एक्सचेंज, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी कल्पना करने के अलावा क्या गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा? अगर आप कहेंगे कि 9 करोड़ गैस सब्सिडी में दी गई थी, तो मैं आपसे कहूंगा कि 9 करोड़ गैस सब्सिडी में देने के बावजूद 8 करोड़ 90 लाख लोग वो को रिफिल नहीं कर पाए, उस गैस को रिफिल नहीं कर पाए। आपने मर्सिडीज तो दिला दिया, मगर मर्सिडीज की मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का खर्चा वो भारत नहीं उठा पा रहा है। तो मेरा एजेंडा साफ है नविका, मैं कोई तर्क में नहीं जाना चाहता। टीएमसी अधिकृत रूप से मान रही है कि भारत की जनता की आज ये स्थिति हुई है कि जो पहले बुलेट कार्ट पे थे आज वो मर्सिडीज में है। ये आपने माना और स्वीकारा। तौसीफ भाई आपने स्वीकारा है, अधिकृत रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। प्रस्ताव है बीजेपी की तरफ से कि तृणमूल कांग्रेस ने अधिकृत तरीके से माना कि जिसकी स्थिति प्रोबेबली बुलेट कार्ट की थी, आज प्रोबेबली मर्सिडीज की, ये उन्होंने माना। नहीं, उन्होंने माना, लेकिन मैं समझती हूँ कि मर्सिडीज वगैरह की बात करके देश के गरीबों का मजाक ना उड़ाया जाए। मुद्दा तौसीफुर रहमान, तौसीफुर रहमान, मुद्दा ये है कि आप बात करेंगे, मैं आ रही हूं, आप अपनी मैनिफेस्टो की बात करेंगे, मैनिफेस्टो जरूर बनेगा। पहले मैनिफेस्टो से पहले सीट शेयरिंग तय करना पड़ेगा, लोगो तय करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री फेस तय करना पड़ेगा, ये तमाम काम होने हैं, शायद हो भी जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि संसद सत्र में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए तो आपका क्या रुख रहेगा? सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे, फिर वही कहेंगे कि चर्चा नहीं हुई, चर्चा के लिए 5 दिन कम पड़ेंगे, तो सेशन तो बढ़ाया भी जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी ने पिछले सेशन में भी कहा था। इस पर तो अपना रुख बताइए।
तौसीफ भाई, अब सवाल ही नहीं शायद। तब तक मैं अपनी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, छोटी सी। आप अनम्यूट करिए, शायद म्यूट हो गया है आपका। नहीं, टीएमसी ने वो कमेंट सुन के उनको म्यूट कर दिया होगा। अब सुनिए, मैं अब 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी कर लेता हूं। देखिए, तौसीफ भाई ने अभी महंगाई की बड़ी बड़ी बातें की। तौसीफ भाई, राजस्थान में 108 रुपए का लीटर है पेट्रोल, आपके यहाँ पे 107, तेलंगाना में 111 और उत्तर प्रदेश में 96। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में 97, गुजरात में 95, 96। तो आप बताइए ना, कौन लूट रहा है गरीबों को, कौन लूट रहा है मिडिल क्लास को? दूसरी बात, मेरा सिंपल छोटा कमेंट है। एक वाक्य बंसल जी ने सही बोली, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। कभी आपने सोचा था कि शिवसेना के जो वारिसदार बनने की कोशिश करते हैं आनंद दुबे जी, उनका समर्थन देंगे जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं? अबू आजमी ने असेंबली में वंदे मातरम नहीं बोला, आज उनके साथ आनंद दुबे, उद्धव जी उनके साथ जो हिंदू को धोखा कहते हैं, उनके साथ है जो लोग कहते हैं कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तो ये स्ट्रेंज बेड फेलोज की वजह से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कल तक कोसते थे एक दूसरे को, वो डर के कारण ही एक हुए हैं। अन्यथा बताइए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या उनके बीच में अभी भी क्लैश नहीं चल रहा? डर जो भी है, लेकिन इस डर का सलूशन निकाल दिया कि नहीं? इस डर का फॉर्मूला बंसल जी, विवेक बंसल जी, मोदी जी ने निकाला कि नहीं? जयराम रमेश कह रहे हैं सत्र बुलाया है तो हम अडानी कर जेपीसी करेंगे उसमें। चलिए, जेपीसी करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन सत्र बुलाया है। अगर आप रोकने के लिए तैयार हैं और सरकार बीच में पास करा गई कोई बिल, एक देश एक इलेक्शन का, तब क्या होगा? विवेक जी। अच्छा, सॉरी, अच्छा देखिए नाविका जी, जहां तक ये सवाल है, ये सब जो कयास मैंने पहले भी कहा था, हम लोग कयास लगा रहे हैं। जो भी अगर संविधान के तहत अगर जो भी नीतिगत होगा और अगर उसको किया जाएगा, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो उस स्थिति का सामना किया जाएगा और बखूबी किया जाएगा। हम पहले से पहले ये कहते हैं कि एक चुनाव और उस तरीके की बातें जो कयास लगाई जा रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। बट लेट मी से इतना जरूर कह सकता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई इसमें ये कोई तहसील साहब उसे कहें, अरे भाई गलत नाम मत ले लो। बहुत सी चीजें होती है राजनीति में, उससे भी होंगे। और आज कहीं ना कहीं एक सबको, आपने कहा बहुत जल्द है, बहुत जल्दी है इस पर कुछ कहना। अजीज खान साहब, मैं तो ये कह रही हूं बहुत देर ना हो जाए। नाविका जी, किस चीज के लिए देर हो जाएगा? अगर आप तैयार ही नहीं होंगे एक देश और एक चुनाव के लिए, तो कहीं देर ना हो जाए। मुझे लगता है कल की बैठक में इसी पर चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए नाविका जी, एक बात समझिए कि जब देश की जनता तैयार हो जाती है ना, तो पार्टियों को तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी लगातार शहजादी बार बार ये कह रहे हैं साहब चेहरा है, माननीय मोदी जी का चेहरा है, 38 दलों का जो गठबंधन है उसका एक चेहरा है। अरे मैं जानना चाह रहा हूं, चेहरा देख के क्या करेगा इंसान? समस्याओं पे बात करिए ना। मैंने समस्या का निदान कितना हो रहा है? इस देश में सिर्फ समस्या ही समस्या है। आज जिस तरीके से 10 साल में समस्याओं का भंडार हो गया है ना, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है ना, उसको आप खत्म करेंगे कि लोग चेहरा देखेंगे? एक बात जान लीजिए, चेहरा अहम नहीं है, कौन से दल समस्याओं का निदान कर सकते हैं, ये अहम है। दूसरी बात, अब ये बार बार कह रहे हैं साहब इनके साथ गठबंधन कर दिया, उनके साथ कर लिया। अरे आपने तो उनके साथ गठबंधन किया जो पानी पी पी के आपके स्टेज पे गाली देते रहे, जिससे आपका राजनीतिक मतभेद रहा कश्मीर में। उनके साथ आपने किस तरीके से गलबैया खेली, शायद आपको याद नहीं है। पता नहीं क्या क्या आरोप आप लगा रहे थे उनके ऊपर, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या चीजें। सवाल इस बात का है कि आप वो लोग नहीं हैं कि जो कहीं ना कहीं जिनका कोई अस्तित्व है, जिनकी कोई विचारधारा है। आप जहां फिट अपने आप को करना चाहे तो वहां फिट बैठ जाते हैं। जिनको आप कहते हैं कि साहब ये भ्रष्टाचारी हैं, उनको आप अपने साथ मिला लेते हैं। दर्जनों उदाहरण है, वही मुंबई, वही महाराष्ट्र में आप जिसको पानी पी पी कर गाली देते थे, भोपाल के चुनावी रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा, और आप देखिए कि उनको अपने साथ मिला लिया। तो आपका तो कोई वसूल नहीं है ना, आप तो सिर्फ सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लालची। और सत्ता का जो नहीं, तो आप जो वहां पे चर्चा कर रहे हैं वो सत्ता के लिए नहीं है, वो सोशल सर्विस के लिए। आनंद दुबे जी,
आनंद दुबे जी, निश्चित आप तौर पे, मुंबई की निश्चित बैठक तौर पे, सत्ता पाने के लिए जब नहीं देश कर रहे, आज कटघरे में आप खड़ा है, गरीबों देश का समस्याओं उत्थान से करने के लिए कर रहे हैं। देश समस्याओं से घिरा हुआ है, तो हमारे अभी राजनीतिक शहजाद पार्टियों की भाई जिम्मेदारी आरोप है, लगा रहे थे, कई राजनीतिक बार पार्टियों की शिवसेना का नाम जिम्मेदारी है लिए, कि जो इसको अलग बाहर अलग निकाले। विचारधाराओं की पार्टी एक मंच पे आ गई, एक दूसरे को कल तक कोसते थे, एक मंच पे आ गए। इन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। जब बात राष्ट्र की आ जाए, बात देशभक्ति की आ जाए, तो अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी हम एक मंच पे आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने सत्ता को अपने पास हथिया के रखा हुआ है, गुलाम बना रखा है। उनसे हमारे देश की 140 करोड़ जनता को निजात दिलवाना है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई गलत व्यक्ति भी सत्ता में आ जाता है तो चुनाव के जरिए आप उसे हटा सकते हैं। हमने जैसे ही इंडिया बनाया, तीसरी मीटिंग क्या आई, रुझान शुरू हो गए, कहीं गैस के सिलेंडर के दाम कम होने लगे, कहीं विशेष सत्र बुलाने पड़ रहे हैं। आने वाले समय में दिवाली के पहले पहले पेट्रोल डीजल के भी दाम कम होंगे, बहुत खुशहाली आने वाली है। और इन सबका मात्र एक ही कारण है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि इनकी सत्ता जाने वाली है, इंडिया की सत्ता चलिए, आने वाली सत्र है। आपने इसलिए बुलाया, अब दाम आपने अब इसलिए दुबे जी घटाए। बोल रहे हैं कि तीसरी मीटिंग के बाद ये होगा अरे एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट यू। देखिए आनंद जी ने कहा तीसरी मीटिंग के बाद देखिए ये दाम कम हो जाएंगे। मान्यवर, आप कौन सी मीटिंग के लिए रुके हैं? बंगाल में तो 111 रुपए से ऊपर, 109 रुपए से ऊपर है पेट्रोल का दाम। करवा दीजिए। हिमाचल में 6 रुपए डीजल का बढ़ा दिया, करवा दीजिए। आप किस मीटिंग के लिए रुके? अब दूसरी बात, आनंद जी बीच में मत बोलिए, छोटा छोटा प्लीज। मैंने आपकी पूरी बात सुनी आनंद जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, ऐसे मत कीजिए। करिएगा, पहले सुन आप अपने अपने समय पर काउंटर कीजिए ना। आनंद जी, एक तो मैंने आपको बता दूं कि पहले कोसते थे वो तो छोड़ दीजिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या बोलते थे, अब मुंह मत खुलवाइए कि उन्होंने एनसीपी के बारे में क्या बोला था। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज के समय पर भी, आज के दिन पिनराई विजयन ने बोला है कांग्रेस कॉम्युनल है, आज के दिन पर समाजवादी पार्टी बोल रही हिंदू गंदा धर्म है, हिंदू धर्म ही नहीं है, धोखा है। और ममता दीदी तिलक लगाने से आज मना कर रही है। आपकी मुंबई की मीटिंग में उस पर आपका क्या स्टैंड है? ये तो आपके अस्तित्व के मुद्दे मान्यवर। और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा, ये लोग रोज आरोप क्या लगाते हैं नाविका जी, सारे संसाधन बीजेपी के पास। अब एक चुनाव होगा तो संसाधनों की जो ये कहते हैं कि ऊपर नीचे है, तो वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। भाई हमें भी एक चुनाव में करना है, आपको भी एक चुनाव में करना है, तो क्या फर्क पड़ता है? अब बिल्कुल, तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए मान्यवर। जनता इसी पर सवाल पूछ रही है। रमेश सूरी का दिल्ली से सवाल है, अगर वाकई वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला हुआ तो भी क्या इंडिया के दल एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे? इस पर आप सबका क्या विचार है? आप अपनी पार्टी की स्टेटस बताइए। विवेक बंसल जी, अगर एक चुनाव हुआ एक देश में, तब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, मैंने ये आपसे नाविका जी पहले भी आपने ये सवाल मुझसे किया था, मतलब अब पब्लिक कर रही है। हाँ, दिस इज व्हाट मैं वही कह रहा था। तो उस पर तो मैं यही कहूंगा कि अगर वो स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर संविधान के तहत वो कराया जाता है, तो उसका हम लोग सामना करेंगे। उसमें ये सब नहीं होगा, एफएम बट नहीं होगा। हम लोगों को चुनाव लड़ना है, हमारी तैयारी है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये महसूस करते हैं कि आज जो सत्तारूढ़ दल है वो कहीं ना कहीं उसकी सीट खतरे में है। आज जनता में जिस तरीके से सुगबुगाहट है, आज जनता जिस तरीके से विचलित है, और ये जो कदम उठाए गए कि गैस के सिलेंडर के कीमतें कम की गई, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों के, आज अचानक क्यों 9 सालों में क्यों नहीं हुआ? तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात को हमारी बात की पुष्टि करता है कि घबराए हुए हैं सत्ता में जो लोग हैं। चलिए, ये तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तय कर चुके हैं कि बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी डरी हुई है या बीजेपी ने इनके पैरों तले जमीन खिसका दी? चिंता का विषय। देखिए नविका जी, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि हड़बड़ी में और घबराए हुए विपक्षी गठबंधन के नेता हैं। आप देखिए, अगर लेकर मुंबई तक देखें तो इनके चाहे टॉप लीडरशिप की बात करें, इनके कोऑर्डिनेटर की पद की बात करें, इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। उसके पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह ये है कि एक तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, दूसरा इनको ये भी भरोसा नहीं है कि जिसको ये चुनेंगे वो मोदी जी के पास ना चला जाए। मोदी जी जो चुनाव की रणनीति बना रहे हैं उससे तो ये संकट में आते ही हैं।
ये अपने उन नेताओं को, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो, शरद पवार हो, किसी के ऊपर इन लोगों को भरोसा नहीं। और आप अगर ध्यान से देखिए तो मुंबई की बैठक में और ज्यादा स्पष्ट हो गया। मुझे तो अभी तक कोई भी एक ऐसी बात नहीं दिखी जिससे लगे कि ये गठजोड़ आगे गया हो। जहां तक नरेंद्र मोदी के निर्णय की बात है, बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने कोई बड़ी तैयारी कर रखी है जो 18 से 22 सितंबर तक इन लोगों को चैन से सोने नहीं देने वाली है। बिल्कुल सही कहा। और पब्लिक पूछ रही है, पीयूष करमबेलकर का बिलासपुर से सवाल है, क्या इंडिया अलायंस ये मानेगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने उनका एजेंडा बदल दिया है? अनंत नारायण मिश्रा का कानपुर से सवाल है, विपक्ष जब संसद में चर्चा करता ही नहीं तो विशेष सत्र से डरना क्या? अजीज खान साहब बताइए, अब तो पब्लिक के सामने राज खुल रहे हैं। नहीं, ठीक, पब्लिक का सवाल बेहतरीन है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि हड़बड़ी में फैसला लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं अगर हड़बड़ी नहीं होती तो शायद घबराहट नहीं होती। जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है हड़बड़ी में, लेकिन वो कितना भी सत्र बुला लें और कितने बड़े बड़े फैसले करने की कोशिश करें, मैं एक बात बता दूं, जनता को भी बता दूं, चूंकि जनता का सवाल है, अब जनता ही साथ नहीं है, जनता ने साथ छोड़ दिया। अभी देखिए, अभी 200 रुपया जो सिलेंडर का रेट कम हुआ है, मैं जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि 400 का 1200 हुआ था, अब 200 कम किया जाएगा। अगर 24 में सरकार बनी बीजेपी की तो 2700 भुगतान करने के लिए तैयार रहे जनता। 2700 का सिलेंडर होगा। ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, ये जनता समझ रही है। मैं एक बात बता दूं, अभी साहब हमारे साथी कह रहे थे कि ऐसा है कि अभी आने वाले वक्त में तमाम चीजों में बदलाव आएगा, डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे, निश्चित तौर पर कम होंगे। ये हमेशा माननीय मोदी जी की प्लान रही है कि हमेशा वो आखिरी वक्त में क्या करते हैं, शिलान्यास करते हैं। अब देखिए, शिलान्यास का दौर जारी होगा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, सिलेंडर के गैस की कीमतें कम होंगी, लेकिन एक बात जान लो आप, लेकिन पता नहीं, आप मोदी जी को जान गए, जनता नहीं जान पाई। 14 में भी उन्हें लाई, 19 में भी उन्हें लाई, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी जी शिलान्यास लास्ट मिनट में करते हैं। मैं आ रही हूँ आनंद दुबे जी, आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि अब जनता का सवाल है तो वो जनता जो है वो बॉस होती है। प्रद्युमन कुमार का चिरमरी छत्तीसगढ़ से सवाल है, यूसीसी से इंडिया को क्या समस्या है? अगर विशेष सत्र में यह फैसला हुआ तो क्यों स्वीकार नहीं करेंगे या नहीं आनंद दुबे जी, अगर यूसीसी हुआ तो? बताता यूसीसी पे 1 मिनट बाद आता हूं। लोग कह रहे हैं कि इंडिया की रणनीति समझ में नहीं आ रही, इनमें कोई ताकत दिख नहीं रही। अरे भाई, अभी तीसरी मीटिंग शुरू कहाँ हुई? अभी तो डिनर का कार्यक्रम चल रहा है। बैठक कल होने वाली है, बैठक में सारी रणनीति बनने वाली है, सारा कुछ उसमें एक ढांचा, एक खांचा बनाया जाएगा। आने वाले समय में कैसे बीजेपी को हराया जाए उसकी एक रणनीति बनेगी। जब वो सब बन जाएगा, कल संध्या काल को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तब तो आपको और हमको सबको पता चलेगा। आप जल्दी में हैं और आप बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं। मैं केवल तथ्यों पर बात करता हूं। एक सेकंड आनंद जी, समय बहुत कम बचा है। आनंद जी आ रही हूं, पहले इस आरोप का तो जवाब ले लूं। नाविका जी, पहली मीटिंग होने से पहले शिवसेना, हम पार्टी और कुशवाहा जी निकल गए। पहली मीटिंग हुई तो एनसीपी निकल गई। दूसरी मीटिंग के बाद आपके कलेश, तृणमूल के कलेश, लेफ्ट के कलेश, ये हम देख ही रहे हैं। अब तीसरी मीटिंग होने के बाद पता नहीं कौन कौन से चाचा और कौन कौन से भतीजे पे पता नहीं क्या उनके मन में बदलाव आया। इसीलिए मैं कहता हूँ आनंद जी, देखिए केवल आज सवाल इतना है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि मैं एसपी को फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूं। पहले टीएमसी को थैंक यू बोला, अब बीजेपी एसपी को बोलेगी। बार बार जनता को ये याद दिला रहे हैं कि 200 रुपए सिलेंडर के हमने ही काटे। जो 1241 का सिलेंडर 14 में मिलता था, आज वो 900 का मिल रहा है, गरीबों को 700 का मिल रहा है। ये आपने याद दिलवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, पेट्रोल और डीजल वैसे स्टेट के मामले हैं वाइट काटने का, परंतु आश्वासन केवल मोदी जी से ही है कि मोदी जी काट पाएंगे इसके रेट को, ममता दीदी नहीं कर पाएगी, ना राजस्थान के मुख्यमंत्री कर पाएंगे, ये भी मान लिया समाजवादी पार्टी। चलिए, और शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, यदि एक देश एक चुनाव का कानून मई 2029 से लागू किया जाना प्रस्तावित हो तो भी विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेगा? मेहर सिंह का पालमपुर हिमाचल प्रदेश से सवाल है, इंडिया में 28 पार्टियां हैं या फिर 28 चेहरे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? ये दोनों सवाल आनंद दुबे जी आप ही बता दीजिए, इनके जवाब क्या होने चाहिए? अगर ये 28 चेहरे भ्रष्टाचारी हैं
9 साल से आपकी सरकार है, आप कितने असफल हैं, आप कितने निष्क्रिय हैं। आपने हम लोगों को जेलों में नहीं डाला, हम लोगों को सजा नहीं दी, फांसी पर नहीं लटकाया, केवल हमको बदनाम करते हो, हम पर झूठे आरोप लगाते हो, और जब आपके पास लोग चले जाते हैं उन्हें मंत्री बनाते हो, उनको अपने बगल में बिठा के उनको रसगुल्ला खिलाते हो। क्यों ऐसा करते हो? ये दोहरी नीति क्यों ऐसा आप चलाते हो? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कोई मान्यवर इस कह रहा बात में था तो दम है कि लालू नहीं? करप्ट कन्विक्टेड है 4 बार। इस बात में दम है लालू कि 4 नहीं? बार कन्विक्टेड है। एक मिनट नमिका जी, पूरे नहीं, करता लालू तो हूं। नहीं, कन्विक्टेड समय कम है। है। कहा- हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस बात में दम आप है कि किस नहीं? लड्डू को खिला रहे हैं उनको? नहीं, नविका जी, इस बात में दम कैसे हो सकता है? ये वाली बात वो कहते कि कुछ लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए उनके ऊपर कार्रवाई कम हो गई, लेकिन हसन मुशर्रफ की बात मैं बताता हूं। हसन मुशर्रफ कह रहे हैं कि जो लोग बिना, जिनके ऊपर न कोई आरोप था, वो क्यों छोड़ के चले गए। और शिवसेना और एनसीपी को सचमुच सोचना चाहिए कि उनके वो नेता जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है वो क्यों चले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और इसका दूसरा पहलू, अगर कार्रवाई हो रही है, अगर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को जमानत अदालत से नहीं मिल रही है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी लगा दिए? दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों स्पेशल सत्र संसद का बुलाया गया? क्या प्रधानमंत्री के पास मास्टर स्ट्रोक है कोई? और इस बात की चर्चा सब में है कि शायद एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला आ सकता है। अगर ये फॉर्मूला आ गया तो इंडिया गठबंधन में क्या भगदड़ मच जाएगी? क्या यही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक? इसकी अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 18 दिन में जब सेशन होगा तब क्या होगा? इंडिया क्या एक साथ खड़ी रहेगी या भगदड़ मच जाएगी और सब अपने अपने राज्यों की तरफ चले जाएंगे? ये सवाल आज बस इस तरह उठा है कि नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुंबई में जुटे विपक्ष के 28 दल यही सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी ही तैयारी जोरदार है, लेकिन आज संसद के विशेष सत्र को बुलाने के फैसले से साफ हुआ है कि अंदर ही अंदर सरकार भी बहुत सी तैयारियां कर रही है। खासकर एक साथ चुनाव की अटकलें अगर सच साबित हो गई तो फिर विपक्ष की राजनीति के समीकरणों को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ेगी। और इतनी देर में क्या होगा? ये जल्दबाजी हो जाएगी या हुजूर आते आते देर हो जाएगी? पता नहीं। इस बात का पता हम आपको बताते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं विनर्स का नाम बता दूं। देखेगा नवभारत जीतेगा भारत के पिछले विजेताओं के नाम। 28 अगस्त के विजेता हैं कमल कुमार दिल्ली से, गजानंद महतो झारखंड से और विनोद अग्रवाल दिल्ली से। 29 अगस्त के विजेता हैं धर्मेंद्र राठी यूपी से, राधेश्याम हरियाणा से और प्रकाश चंद्र जैन राजस्थान से। 30 अगस्त के विजेता हैं संजय तिवारी सोनीपत से, अशोक अरोड़ा हिमाचल प्रदेश से और आरपी सिन्हा नागपुर से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार दर्शकों, पर जाइएगा मत क्योंकि आ रही है न्यूज की पाठशाला सुशांत सिन्हा के